हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीपीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, बाजार को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बाजार को परिभाषित कीजिए। तो इसके आंसर हम लोग जान लेते हैं। बाजार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि व्यवस्थाओं का कोई भी समुच्चय जिससे लोगों के आर्थिक क्रियाओं को मुक्त रूप से संचालित करने की आज़ादी होती है, उसे बाजार कहते हैं। यानी आर्थिक क्रियाओं को मुक्त रूप से संचालित करने की जहाँ पे आज़ादी होती है उसे ही बाजार कहा जाता है। एक बाजार में एक व्यक्ति अपने अधिशेष उत्पादन को उन लोगों को बेच सकता है जिन्हें उसकी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यानी कि एक व्यक्ति ऐसे बाजार में अपने वस्तुओं को उन व्यक्तियों के पास बेच सकता है जिन्हें उसकी वस्तु की आवश्यकता हो। विक्रय से प्राप्त मुद्रा का उपयोग वह व्यक्ति उन वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय करने के लिए कर सकते हैं जिसकी उसे आवश्यकता होती है, तथा जो विक्रय से यानी बेचने से जो मुद्रा प्राप्त होता है उसका उपयोग हम लोग किसी अन्य वस्तु के क्रय करने के लिए यानी खरीदने के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता होती है। जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसका उपयोग हम लोग विक्रय मूल्य से प्राप्त मुद्रा से कर सकते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, वास्तव में बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद एवं बिक्री की जाती है। वास्तव में हम लोग को बोला जाए हम बोल सकते हैं कि बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद एवं बिक्री होती है। तो इस प्रकार हम लोग बाजार की परिभाषा के बारे में हम लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है, पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं। पूर्ति की लोच से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। पूर्ति की लोच का अर्थ है कि कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है। पूर्ति की लोच का अर्थ है कि कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति में कितना परिवर्तन होता है। संक्षेप में, पूर्ति की कीमत लोच में परिवर्तन के कारण पूर्ति में परिवर्तन की डिग्री को व्यक्त करती है। अधिक कीमत में परिवर्तन कम और पूर्ति में परिवर्तन अधिक हो तो पूर्ति लोचदार कहलाती है। जिसके विपरीत अधिक कीमत में परिवर्तन अधिक और पूर्ति में परिवर्तन कम हो तो पूर्ति कम लोचदार कहलाती है। पूर्ति कम लोचदार कब कहलाती है, जब कीमत में परिवर्तन अधिक हो। जब कीमत में परिवर्तन अधिक हो तथा पूर्ति में परिवर्तन कम हो तो वह कम लोचदार कहलाती है। इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, पूर्ति की लोच पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। पूर्ति की लोच जिसे हम लोग E5 के द्वारा दर्शा सकते हैं, इक्वल टू पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। चूँकि कीमत और पूर्ति एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं, इसलिए प्रायः पूर्ति की लोच का गुणांक धनात्मक होता है। चूँकि कीमत और पूर्ति एक ही दिशा में परिवर्तित होती है, इसलिए पूर्ति की लोच का गुणांक धनात्मक होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विनिमय दर क्या है। तो इसका आंसर जान लेते हैं। विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की एक मुद्रा इकाई का दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय किया जाता है। विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा इकाई का दूसरे देश की मुद्रा में विनिमय किया जाता है। दूसरे शब्दों में, विदेशी विनिमय दर यह बताती है कि किसी देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयाँ मिल सकती है। काउंटर के अनुसार विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की मिलने वाली इकाइयों की माप है। यानी कि हम लोग यह बोल सकते हैं कि एक देश के जो मुद्रा होता है और दूसरे देश का जो मुद्रा होता है उसमें कंपेयर किया जाता है कि एक इकाई इसके कितना होता है और दूसरे देश का इकाई कितना होता है। जैसे अमेरिका का डॉलर में होता है और इंडिया का होता है रुपया में होता है। तो
एक इकाई यानी कि $1 बराबर कितना रुपया होगा, इसके ऐसा ऐसा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं विनियोग क्या है, विनियोग क्या है। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। विनियोग से अभिप्राय उस व्यय से है जो पूंजीगत पदार्थों जैसे मशीन, कारखानों, मकानों आदि में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। निवेश से अभिप्राय पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से है। विनिवेश से अभिप्राय पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से है। निजी क्षेत्र में उद्यमी द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विनियोग किया जाता है। निजी क्षेत्र में उद्यमी द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विनियोग किया जाता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग सामाजिक कल्याण तथा आर्थिक विकास के उद्देश्य से किया जाता है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना नहीं है। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में मुख्य रूप से उसका केवल लाभ करना उद्देश्य नहीं है। तो विनियोग के बारे में हम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ आर्थिक वस्तुओं और निःशुल्क वस्तुओं में साधारण अंतर समझाइए। आर्थिक वस्तुओं और निःशुल्क वस्तु में साधारण अंतर समझाइए। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। आर्थिक वस्तु वह वस्तु है जिसके उपभोग के बदले हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। आर्थिक वस्तु वह वस्तु है जिसके उपभोग के बदले हमें मूल्य चुकाना पड़ता है, जैसे गेहूँ, चावल, कपड़ा आदि। आर्थिक वस्तु वह वस्तु है जिसके उपभोग के बदले हमें मूल्य चुकाना पड़ता है, जैसे कि हो गया गेहूँ, चावल, कपड़ा आदि। निःशुल्क वस्तु वे वस्तुएं हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे नदी का पानी, हवा आदि। इनके उपभोग के बदले हमें किसी प्रकार का मूल्य नहीं देना पड़ता है, यानी कि जो प्राकृतिक जो पदार्थ होता है उसके उपभोग के बदले हमें कोई भी मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है। अतः ये निःशुल्क वस्तु है। सरकार द्वारा प्रदत्त कुछ सेवाएं भी निःशुल्क होती है, जैसे स्कूलों में मध्यकालीन भोजन, निःशुल्क चिकित्सा सेवा आदि। परंतु इन वस्तुओं के उत्पादन में किसी न किसी को लागत वहन करना ही पड़ता है, इसलिए ये आर्थिक वस्तुएं भी कहलाती है। तो हम लोग आर्थिक वस्तुओं और निःशुल्क वस्तुओं के बारे में हम लोग समझ गए, वो भी उदाहरण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पूर्ति के नियम की व्याख्या करें। पूर्ति के नियम की व्याख्या करें। तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। पूर्ति का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत जितनी अधिक होती है उतनी ही पूर्ति अधिक होती है। पूर्ति का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत जितनी अधिक होती है उतनी ही पूर्ति अधिक होती है, यानी कि कीमत जितना अधिक रहेगा उतना ही अधिक पूर्ति रहेगा, और जितना कम कीमत होती है उतनी ही पूर्ति कम होती है, और जितना कम कीमत रहेगा उतना ही पूर्ति कम रहेगा। इस प्रकार पूर्ति का नियम वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा के बीच प्रत्यक्ष संबंध को बताता है। वस्तु की कीमत अधिक रहने पर उत्पादन अधिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बाजार में वस्तु की पूर्ति बढ़ा देता है। इस कारण यह अवस्था ऐसी आती है कि बाजार में वस्तु की पूर्ति की अपेक्षा मांग कम हो जाती है, यानी कि बोला जाए तो वस्तु की कीमत अधिक रहने पर उत्पादन अधिक लाभ अर्जित करती है। तो अपने भाषा में बोला जाता है किसी भी वस्तु का जब कीमत अधिक हो जाएगा तो उसका जो उत्पादन में लाभ होगा वो है अर्जित अधिक होगा। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु का, जैसे कि मान लेते हैं किसी वस्तु का उत्पादन हुआ और वह सो बहुत महंगा, यानी कि वो बहुत महंगा दर पर मिल रहा है, तो उसका जो उत्पादन लाभ होगा, यानी कि जितना उत्पादन होगा उतना ही उसका
लाभ प्राप्त होगा। मांग में कीमत होने से कीमत गिरने लगती है। मांग में कीमत होने से कीमत गिरने लगती है। सही बात है कि जब मांग अधिक होती है तो कीमत भी इसको गिरने लगती है, जिससे सामान्य अवस्था स्थापित होने लगती है। इसी तरह की विपरीत क्रिया कीमत के कम रहने पर होती है। कीमत कम होने के कारण उत्पादन पूर्ति कम करते हैं। पूर्ति कम करके वे बाजार में कृत्रिम अनुपलब्धता लाते हैं, जिससे पूर्ति की अपेक्षा मांग में वृद्धि हो जाती है। मांग में वृद्धि होने से कीमत बढ़ने लगती है, और किसी भी वस्तु का मांग में वृद्धि होने से उसका कीमत है सो बढ़ने लगता है। यानी कि कोई वस्तु का मांग अधिक है और वह वस्तु कम है तो उसकी जो कीमत होगा उसका कीमत है सो बढ़ने लगता है, उसका दाम है सो बढ़ने लगता है, जिससे सामान्य अवस्था स्थापित होती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, मांग में कमी लाने वाले किन्हीं 3 कारकों की संपेक्ष में व्याख्या करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में इच्छा, आवश्यकता एवं मांग में अंतर नहीं किया जाता है। वास्तव में मांग का जन्म इच्छा से होता है। वास्तव में मांग का जन्म होता है सो इच्छा से होता है। पुनः इच्छा आवश्यकता में बदलती तथा अंत में वही आवश्यकता मांग का रूप ले लेती है। मांग की कमी निम्न कारण से होती है। मांग की कमी है सो निम्न कारण से होती है। एक और हम लोग देख लेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। पहला पॉइंट में है वस्तु का मूल्य और मांग में गहरा संबंध है तथा मांग का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व मूल्य ही है। मांग का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व मूल्य ही है। मूल्य बढ़ने से मांग में कमी आती है। मूल्य बढ़ने से मांग में कमी आती है। सेकेंड में देख लेते हैं, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने या कम होने से मांग में कमी होना। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने तथा कम होने की मांग में कमी होना। सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में है उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होने से मांग में कमी होना, और उपभोक्ता के रुचि से भी है सो मांग में कमी होती है। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के सेट के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिनका उत्पादन दिए हुए संसाधनों एवं दी गई तकनीक के द्वारा हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट में उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। उत्पादन संभावना वक्र है सो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती है। इसका मुख्य कारण यह है कि उपलब्ध सभी साधनों के कुशलतम प्रयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं का उत्पादन एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। एक्स एवं वाई वस्तु में एक्स का उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी की जाए। यानी कि एक्स एवं वाई वस्तु में एक्स का उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी की जा सकती है। अब इसका सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। सभी उत्पादन संभावना वक्र मूल्य बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब हम किसी एक वस्तु एक्स का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें दूसरी वस्तु वाई के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा, और एक्स वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई वायु की उत्तरोत्तर अधिक मात्रा का हमें त्याग करना पड़ेगा, जिसके कारण उत्पादन संभावना वक्र मूल्य बिंदु की ओर नतोदर होता है। जिससे क्या होता है, उत्पादन संभावना वक्र है सो मूल्य बिंदु की ओर नतोदर होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर हम लोग समझ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
केंद्रीय समस्या के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में समझेंगे। क्या उत्पादन किया जाए को समझाइए। तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, ये पॉइंट है, एक पॉइंट है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। तो इसके आगे हम लोग समझ लेते हैं। इस समस्या के दो पहलू है। एक तो किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और दूसरा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है उनकी मात्रा कितनी हो। पहला क्या है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और दूसरा क्या है, जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है उनकी मात्रा कितनी हो। पहली समस्या वस्तुओं के प्रकार के चुनाव की और दूसरी वस्तु की मात्रा की तथा अर्थव्यवस्था को उत्पादन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उत्पादन की आवश्यकता होती है, परंतु वर्तमान साधनों की सहायता से उन समस्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जा सकता जिनकी आवश्यकता होती है। साधनों के विभिन्न उपयोग के कारण समस्या और गंभीर बन जाती है। साधनों के विभिन्न उपयोग के कारण से समस्या और गंभीर बन जाती है। इसलिए अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह किस वस्तु का उत्पादन करे और किस वस्तु को छोड़े, अर्थात उपभोग वस्तुओं का उत्पादन करे अथवा पूंजीगत वस्तुओं का सामान्य उपभोग की वस्तु का उत्पादन करे अथवा युद्ध संबंधी वस्तुओं का उत्पादन करे। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक इस वीडियो में समझ गए। तो इसी प्रकार अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।